बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने विद्यालय को अब तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय आपके घर लेकर आए हैं, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित का एक पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को शुरू करेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के पाठ गरीबी के बारे में कुछ और पहलू जान लेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की ओर आगे बढ़ेंगे और विज्ञान के पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और सबसे आखिरी में सामाजिक विज्ञान के पाठ कृषि को और विस्तार में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय को हमने 9 भागों में बांटा है। आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय हम शुरू करेंगे ज्यामिति से। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यामिति 2 तरीके की होती है। पहली है समतल ज्यामिति, जो कि आप सब अपनी पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और दूसरी है ठोस ज्यामिति, जो हम इस अध्याय में जानेंगे। चलिए अब हम इन दोनों तरह की ज्यामिति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। समतल ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें हम द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं, और ठोस ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं और त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है। द्विविमीय आकृतियां में आ जाएंगी आयत, वर्ग इत्यादि, और त्रिविमीय आकृतियां में आएंगी घन, घनाभ, शंकु इत्यादि। द्विविमीय आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनके लंबाई और चौड़ाई होती है, और त्रिविमीय आकृतियां वो आकृतियां होती है जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। समतल ज्यामिति में हम ज्ञात करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं, और क्षेत्रफल होता है कि कोई भी द्विविमीय आकृति कितना स्थान घेरती है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और ठोस ज्यामिति में हम ज्ञात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारे इस अध्याय का नाम है। तो चलिए अब हम एक एक करके जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं त्रिविमीय आकृति का, और त्रिविमीय आकृति एक प्रकार की ठोस होती है जिसकी कुछ ऊंचाई होती है और गहराई होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए पृष्ठों के कुल क्षेत्र का एक माप है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, त्रिविमीय आकृति पृष्ठों से मिलकर बनती है, और उन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र का माप पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। आइए कुछ आकृतियों से देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये है एक घन। आइए अब हम देखते हैं कि इसके कितने पृष्ठ हो रहे हैं।
ये घन अभी खुला था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 पृष्ठ हैं, जो कि होती है ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। जिन सभी पृष्ठों को मिलाकर एक घन बनता है और इन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण से जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ये है एक घनाभ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पृष्ठ आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। यह घनाभ 6 आयताकार पृष्ठों से बना है। आइए देखते हैं कि वो 6 आयताकार पृष्ठ कौन कौन से हैं। पहला है पृष्ठ EHGF, दूसरा है पृष्ठ ADCB, तीसरा पृष्ठ है EHDA, चौथा पृष्ठ है FGCB, पांचवा पृष्ठ है HGCD और छठा पृष्ठ है EFBA। तो ये सभी पृष्ठ हैं जिनसे मिलकर घनाभ बना है और इन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इन उदाहरण से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आयतन की ओर। आयतन, जिसे इंग्लिश में हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आयतन क्या होता है। सभी पदार्थ त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। अभी आपने उदाहरण में देखा घन और घनाभ को, जिसे आप देखकर बता पा रहे होंगे कि यह त्रिविमीय आकृति कोई न कोई स्थान घेरती जरूर होगी और इस त्रिविमीय आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा के माप को आयतन कहते हैं। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं आयतन की। आयतन का मतलब होता है कि कोई त्रिविमीय आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। इसे हम एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि यह एक ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा जा रहा है। तो इस ग्लास में हम कितना पानी भर सकते हैं, ये कहलाता है उस ग्लास का आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो इस आकृति से आपको वह वाक्य समझ आ रहा होगा कि किसी त्रिविमीय आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है, उसे हम आयतन कहते हैं। तो अभी तक आपने जाना पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस अध्याय में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का और गोले का। हम हमारे अगले और वीडियोस में इन सभी त्रिविमीय आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जाना परिचय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। डेली टेस्ट। पहला प्रश्न, द्विविमीय आकृतियों की डैश होती है। ए लंबाई और चौड़ाई, बी चौड़ाई और ऊंचाई, सी लंबाई और ऊंचाई, डी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न 2, डैश किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए पृष्ठों के कुल क्षेत्र का एक माप है। ए धारिता, बी आयतन, सी पृष्ठीय क्षेत्रफल, डी वजन। प्रश्न 3, डैश का मतलब होता है कि कोई त्रिविमीय आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। ए धारिता, बी आयतन, सी
पृष्ठीय क्षेत्रफल, डी वजन। प्रश्न 4, त्रिविमीय आकृतियों की डैश होती है। ए लंबाई और चौड़ाई, बी चौड़ाई और लंबाई, सी लंबाई और ऊंचाई, डी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न 5, वर्ग डैश आकृति है। ए एक विमीय, बी द्विविमीय, सी त्रिविमीय, डी चार विमीय। सही उत्तर है पहले प्रश्न का ए, दूसरे प्रश्न का सी, तीसरे प्रश्न का बी, चौथे प्रश्न का डी और पांचवें प्रश्न का बी। हेलो दोस्तों, ये है अर्थशास्त्र के पाठ 3 गरीबी का तीसरा भाग। आज की वीडियो में हम निर्धनता के निदान के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और यह बिहार की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। बिहार की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, लेकिन कृषियों को अनेक तरह की समस्याएं हैं। गरीबी की समस्या के समाधान के लिए कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों का विकास बहुत ही आवश्यक है। दूसरी ओर हमने यह भी पढ़ा कि बिहार का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही छोटा और सीमित है। इन उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और गरीबी की समस्या का निराकरण में सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ जल प्रबंध, परिवहन, ऊर्जा आदि आवश्यक आधार संरचना के निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। उचित जल प्रबंध होने से बाढ़ और सूखे की समस्या का भी समाधान होगा और क्षेत्र के किसानों की निर्धनता को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। बिहार में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए 2 तरह के कार्यक्रम चलते हैं, सरकारी उपाय और गैर सरकारी उपाय। सबसे पहले हम सरकारी उपायों के बारे में बात करें। दोस्तों, गरीबी का निवारण करने के लिए बिहार में कई तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इन इलाकों में रहने वाले निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था और अधिकांश कार्य ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर IRDP कहा जाता है। यह कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था निर्धन ग्रामीण परिवारों के उत्पादक निवेश के लिए व्यावसायिक बैंकों से कम ब्याज पर साख उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम से लोगों को लाभ तो हुआ, लेकिन जो लक्षित वर्ग था उनको बहुत ही कम लाभ मिला। अब इस कार्यक्रम को स्वरोजगार की कई अन्य कार्यक्रमों के साथ 1999 में आरंभ की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है। दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई थी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बिहार में निर्धनता निवारण के कई कार्यक्रम लागू किए, लेकिन इन कार्यक्रमों को सीमित सफलता ही मिली है। निर्धनता निवारण का आर्थिक विकास से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक विकास से अवसरों का विस्तार होता है और नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे मानवीय संसाधन में निवेश के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। जब मानवीय संसाधन में निवेश होता है और लोगों की
उत्पादक क्षमता बढ़ती है, उसी के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ती है और गरीबी हट जाती है। दोस्तों, वर्तमान में संपूर्ण भारत का गरीबी अनुपात 21.92% है। एक अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनों के अनुपात में होने वाली 85% कमी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन बिहार के अधिकांश निर्धन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के इस निर्धन वर्ग को आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि अब सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य के आर्थिक विकास के दर में वृद्धि की प्रयत्न करती है। इस समय गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और अंत्योदय अन्न योजना आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू हुई। अंग्रेजी में इसे SGSY के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को निर्धनता रेखा के ऊपर लाने के लिए स्व सहायता समूह, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं, उनके रूप में संगठित करना था। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार योजना है और इसके अंतर्गत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को वरीयता दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं गैर सरकारी उपायों या प्रयासों के बारे में। दोस्तों, बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जो भी यहाँ पर कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, उन्हें सर्वसुलभ बनाने में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी अहम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास से मुजफ्फरपुर जिले को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत वयस्क शिक्षा के प्रसार में देश में सर्वाधिक सफलता मिली है। इसी तरह जननी एक गैर लाभकारी पंजीकृत संस्था है जो 1996 से बिहार में काम कर रही है। इस संस्था ने सूर्य क्लिनिक और तितली केंद्रों के माध्यम से राज्य में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में अन्य कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता बहुत ही सीमित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने निर्धनता के निदान के उपायों के बारे में जाना। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में से पाठ 3 गरीबी जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है गरीबी के भाग 3 का डेली टेस्ट। पहला प्रश्न है, गरीबी निवारण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, निर्धनता हटाना, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना या ऊपर लिखित सभी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? 1998, 1999,
2000 या 2001? अगला प्रश्न है, बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है डैश। कृषि विकास, उचित जल प्रबंध, पर्याप्त निवेश या ऊपर लिखित सभी। अगला प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1972, 1973, 1975 या 1980? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैर सरकारी संस्था बिहार में 1996 से कार्य कर रही है? माँ, जननी, स्व सहायता समूह या इनमें से कोई नहीं? चलिए इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्बन एवं उसके यौगिक के एक और वीडियो में। ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए जानते हैं कि इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम समझते हुए प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, और उसके बाद हम इस अध्याय का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और उसका नाम है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, जहां पर हम जानेंगे कि कार्बन के जो इतने सारे यौगिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्रकार्यात्मक समूह को जानते हुए। तो आखिर ये होते क्या हैं? इसे समझने के लिए चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो यानी कि ये कुछ अणु होते हैं या अणुओं का समूह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाएं
तो उनके जो गुण होते हैं उसको बदल देते हैं और अपने जैसा कर देते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्रकार्यात्मक समूह कितने तरह के हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए सबसे पहले को, जो कि है अल्कोहल। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यानी कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप देखें और उसके अंदर आपको ऐसी संरचना दिखे जहां पर ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो वह अल्कोहल ग्रुप है। यानी कि वो प्रकार्यात्मक समूह जो है वो अल्कोहल है। तो यहाँ पर O के साथ कोई सा भी कार्बनिक यौगिक जुड़ा हो सकता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो वो अल्कोहल ग्रुप का बन जाएगा और उस कार्बनिक ग्रुप के जो गुणधर्म होंगे वो अल्कोहल ग्रुप के गुणधर्म से मिलने लग जाएंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ये एक अल्कोहलिक ग्रुप का कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन के अणु हैं और यहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये है इथेनॉल। चलिए अब समझते हैं इसके बाद दूसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है एल्डिहाइड। अब इसमें भी यही होता है कि अगर एल्डिहाइड किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाए तो उसके गुणधर्म को बदल देता है। अब इसको पहचानने के लिए आपको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा कोई सा भी कार्बनिक यौगिक और उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा जिससे दोहरे बंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एकल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो ये पहचान होती है एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह की। यहाँ पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2 कार्बन है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कंपाउंड यानी कि यौगिक बना है ये है प्रोपेनॉल। चलिए अब समझते हैं तीसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है कीटोन। ये थोड़ा अलग है बाकियों से क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बनिक यौगिक होते हैं। बीच में एक कार्बन होता है जो दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हो सकता है कि एक कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो और दूसरा कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में C है जो दोहरे बंध के साथ O से जुड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए हैं। ये जो यौगिक है इसका नाम है प्रोपेनॉन। इसके अलावा एक और प्रकार्यात्मक समूह होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर एक कार्बन होता है जो कि हमारे कार्बनिक यौगिक से जुड़ा होगा। ये जो कार्बन होगा ये 2 अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होगा, एक के साथ दोहरे बंध से और एक के साथ एकल बंध से। जिस ऑक्सीजन के साथ ये एकल बंध से जुड़ा होगा वो ऑक्सीजन आगे फिर एक और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसके बाद COOH जैसी संरचना हो रही होती है। तो अगर आपको कोई से भी कार्बनिक यौगिक का नाम दिखे जहां पर आखिर में COOH जैसी संरचना दिखे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। इसका उदाहरण भी ले लेते हैं एक, तो ये एथेनोइक अम्ल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप बाकी के 4 प्रकार्यात्मक समूह को देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन है वो भी प्रकार्यात्मक समूह की तरह काम करता है। इन्हें हम हैलोजन ग्रुप के हैं इसलिए हैलो प्रकार्यात्मक समूह कह सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन जब किसी अणु के साथ जुड़ते हैं तो उसके आखिर में आपको Cl या फिर Br दिख जाएगा। अल्कोहल के लिए आखिर में आपको OH दिखेगा, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए आपको बीच में कहीं पर C दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH जैसी संरचना हो रही होगी। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। अब प्रकार्यात्मक समूह का काम हमें आएगा जब हम कार्बन के नाम पद्धति को समझेंगे। अभी जानते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बन का अणु है। अब इसके साथ अगर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया जाए तो ये जो यौगिक बनाएगा उसे कहा जाएगा मेथनॉल। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं CH3OH। यहाँ पर 3H कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और OH हमारा अल्कोहल ग्रुप का है।
तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस OH को हटाया जाए और इसकी जगह एक और कार्बन को हम लेके आ जाए और उसके बाद उस OH को वापस से लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया यौगिक बनेगा उसका नाम हो जाएगा इथेनॉल और फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो OH था उसको वापस से हटाया गया और एक और कार्बन को ले आए और उस OH को वापस से जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉल और इसका फॉर्मूला होगा C3H7OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जितनी बार चाहें OH को हटाकर उसकी जगह एक कार्बन रख सकते हैं और वापस से OH को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी बन रही है जहाँ पर एक ही बदलाव बार बार किया जा रहा है, एक कार्बन को लाया जाता है और OH को वापस से लगा दिया जाता है। तो ऐसी जो श्रेणियां होती हैं उन्हें कहा जाता है समजातीय श्रेणी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा बना था मेथनॉल और उसके बाद बना था एथेनॉल, और इनके बीच में कितने का अंतर है, एक C का अंतर है और 2 H का अंतर है, क्योंकि एक C ज्यादा हो गया और H 2 ज्यादा हो गए हैं। और इथेनॉल के बाद बना था प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 का अंतर है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप कर रहा था, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल ग्रुप ही करे, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या कीटोन, कोई सा भी ग्रुप अगर किसी कार्बनिक यौगिक को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले रहा है तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो होपफुली आपको समजातीय श्रेणी समझ आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कैसे करते हैं। परंतु ये समझने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि हम सभी यौगिकों को कैसे याद रख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसा हमने जाना था कि कार्बन के लगभग 30 लाख से भी ज्यादा यौगिक बन सकते हैं, तो उन सभी के बारे में याद रखना तो मुश्किल होगा। तो अगर हम कहें कि उनका नामकरण करके अगर हम उन्हें याद रख सकते हैं तो इतने सारे नाम याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आखिर हम ऐसा कैसे करें कि हमें सारे यौगिक याद रह जाएं? चलिए समझते हैं। इसके लिए देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। दरअसल नाम पद्धति एक प्रणाली है जिसके अनुसार हर एक रासायनिक यौगिक को एक अद्वितीय नाम दिया जाता है, और ये जो नाम पद्धति दी जाती है ये इस तरह से दी जाती है कि अगर आप कार्बनिक यौगिक को देखें तो आपको पता चल जाए उसका नाम क्या है। परंतु अब ऐसा करने के लिए इतने सारे कार्बन यौगिक हैं तो हमें एक कोई सोसाइटी बनानी पड़ेगी जो देखे कि किसका नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाए जिससे कि एक कंपाउंड का नाम दूसरे के जैसा ना हो सके। तो उसके लिए हमारे पास है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, ये देखता है कि कंपाउंड का नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाता है कि किसका नाम किस तरह से रखा जाएगा। और इससे क्या होता है कि जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे आपस में अलग हो पाते हैं और उन्हें याद रखना इजी हो पाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना कैसे है। अब उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। अगर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन का अणु है तो उसका नाम होगा मीथेन, 2 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा इथेन, 3 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा प्रोपेन, और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। और अगर कार्बनिक यौगिक में कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो यहाँ पर जो समूह लिखे हुए हैं वो अनुलग्न में लगते हैं। अल्कोहल के लिए हम OL का इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम Al का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह बाकियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो एल्कीन और एल्काइन है जो दोहरे बंध और त्रिया बंध को दर्शाते हैं, इनका इस्तेमाल थोड़ा हम अलग तरह से करते हैं। वो कैसे करना है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा हमने 2 प्रकारात्मक समूह और पढ़े थे जो थे क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके लिए हम क्लोरो और ब्रोमो का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इन्हें हम अनुलग्न में नहीं पूर्व लगन में यूज करते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये जुड़े हुए हैं तो उनके नाम से पहले क्लोरो या ब्रोमो का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर कुछ रूल हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इन रूल्स को पढ़ लीजिए। तो अगर आपने ये रूल पढ़ लिए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कार्बन की यौगिक का नाम देखते हुए। अब सबसे पहला काम क्या था, रूल के अकॉर्डिंग हमें इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या देखनी है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 कार्बन के अणु हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब क्या इसके अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के आखिर में से हम ई को हटा देंगे। अब वो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, जिसके अंत में O और H आता है, यानी कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल ग्रुप के लिए हम अनुलग्न में OL का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूटेन के अंत में आ जाएगा OL। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने आखिर का E हटा दिया है और उसी के बाद हम OL को इसके साथ जोड़ेंगे और इससे हमें नाम मिलता है ब्यूटेनॉल। तो ऊपर जो चित्र बना हुआ है ये ब्यूटेनॉल का है। तो इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक के नाम रखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर गिनिए कि कितने कार्बन अणु हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कार्बन के अणु हैं, यानी कि नाम हो जाएगा पेंटेन। अब यहाँ पर फिर से एक प्रकार्यात्मक समूह है, तो हम सबसे पहले इस आखिर के ई को हटा देंगे। अब ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, आखिर में CH और O आ रहा है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो एल्डिहाइड के लिए हम अनुलग्न में Al का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा नाम बन जाएगा पेंटेनल। तो इस तरह से हम कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फिर हमने जाना समजातीय श्रेणी को और अंत में हमने जाना कि कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति कैसे की जाती है। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं जो हमें जाननी है, तो कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति में उन बातों को हम जानेंगे अगली वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की। तब तक के लिए धन्यवाद। क्विज 3, पहला प्रश्न, OH किस प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी अल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा प्रश्न, प्रोपेन में कितने कार्बन के अणु होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एथेनॉल का है? ऑप्शन ए C3H7OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C3H7COOH एंड ऑप्शन डी C2H5COOH। चौथा प्रश्न, एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न क्या है? ऑप्शन ए Al, ऑप्शन बी OL, ऑप्शन सी ओन, ऑप्शन डी ईन। पांचवा प्रश्न, समजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों में कितने का अंतर होता है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H4 या ऑप्शन डी CH2। सही उत्तर फर्स्ट ए, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ ए एंड फिफ्थ डी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग यानी कि तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा की। इसके बाद रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के बारे में भी अध्ययन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की मुख्य फसलों में चावल और गेहूं की चर्चा करेंगे। उसके बाद मोटे अनाजों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में अनेकों प्रकार की कृषि की जाती है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार और कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ। इनके फलस्वरूप भारत में अनेकों फसलें उगाई जाती हैं। तो चलिए भारत की उन फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। दोस्तों, चावल हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का लगभग 22% चावल क्षेत्र भारत में है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, चावल की उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी फसल के लिए
125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम वर्षा हो तो वहाँ पर सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। चावल की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी चिकायुक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह विकसित हो सके। इसकी कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपनी कटनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा ही होता है। दोस्तों, भारत का अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा तलछटी एवं तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में, सीढ़ीनुमा खेतों में और दक्षिणी पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गेहूं की। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व का करीब 10% गेहूं उगाया जाता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। दोस्तों, भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोटे अनाजों की। ज्वार, बाजरा और रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। यह वर्षा पर निर्भर कृषि है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार पैदा करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। इससे भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाजरे की। भारत की कुल कृषिगत भूमि के 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। निर्धन लोगों के लिए पशुओं का यह प्रमुख आहार है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रागी की। यह शुष्क प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मकई की। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण अनाज है जो मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। यह एक खरीफ फसल है। इसे 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत की मुख्य फसलें चावल और गेहूं की चर्चा की। उसके बाद
मोटे अनाजों के बारे में भी हमने जाना। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हुए बागवानी फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही रेशेदार फसलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, चावल को पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत में ज्वार सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा किया जाता है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में बाजरा कुल कृषिगत भूमि के कितने भाग में बोया जाता है? 10%, 9%, 8%, 7%। ग्लूकोज तथा मंड की प्रचुर मात्रा किस फसल में होती है? ज्वार, मकई, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।